प्रधानमंत्री ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, रक्षा क्षेत्र में हुआ नई मानसिकता का जन्म। कोविड-19 के चलते विधानसभा का मौजूदा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। एक दिन के सत्र में कल 12 बिल किए गए पेश। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी की पहली तिमाही में प्राप्त की 27 करोड़ रुपए से अधिक की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। दुष्यंत चौटाला ने कथित शराब घोटाले के आरोपों को किया खारिज। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अब 31 अगस्त तक करवा सकते हैं खरीफ फसलों का पंजीकरण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा उत्पादन से जुड़े लोग शामिल हुए। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का सामूहिक मंथन बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। सीडीएस के पद का गठन रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से एफडीआई पर चर्चा हो रही थी, पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार आने के बाद रक्षा क्षेत्र में एफडीआई लाया गया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि देश में उत्पादन बढ़े और नई तकनीक देश में ही विकसित हो। रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी। श्रद्धेय अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुआत हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगुआ ने कहा कि मौजूदा विधानसभा सत्र कोविड-19 के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालात ठीक होते ही नियमानुसार सत्र की आगामी कार्यवाही विधानसभा के अध्यक्ष की सहमति से आगे चलेगी। वे कल चंडीगढ़ में सत्र के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र 6 महीने के अंदर बुलाना जरूरी होता है। इसी कारण आज मानसून सत्र शुरू किया गया। एक दिवसीय सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। कल विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान 12 बिल पास किए गए और एक बिल पर चर्चा सत्र के अगले चरण में की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन बिलों को सदन में पास किया गया उनमें से 10 अध्यादेश सरकार द्वारा पहले से पास किए जा चुके हैं। एक ही दिन के अंदर ये आज के जो हालात है उसको देखते हुए और जो प्रश्नकाल था उसको भी सवाल जवाब ना करके केवल उसको ले डाउन कर दिए उसके जवाब। और इसी तरीके से जो कॉलिंग अटेंशन थे उसमें भी 2 को हमने मंजूर किया था और दोनों के जवाब सरकार की तरफ से ले डाउन करा दिए गए, क्योंकि एक ही दिन के अंदर जो बिल थे वो भी पास करवाने थे। टोटल 14 बिल आने थे, जिसमें से 13 बिल उसमें अलाउ किए थे। एक बिल क्योंकि बीएससी के अंदर डिस्कस हो गया था कि जो पंचायती राज के अंदर जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात थी, बैकवर्ड को देने की बात थी, उसको उसके अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कहा कि इसमें डिस्कस होनी चाहिए लंबी, और उसके बाद ये बिल लाना चाहिए। और 12 बिल हमने जो है अभी इसके अंदर पास किए हैं। और ये सेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी इसका समाप्ति नहीं हुई है, ये आगे फिर जो है इसमें चलेगा। जब भी
हालात ठीक हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के गठन से लेकर आज तक पहला ऐसा अवसर आया है जब सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के पहली तिमाही में ही 27 करोड़ रुपए से अधिक की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी प्राप्त की है। आज चंडीगढ़ में अपने निवास पर विपक्ष द्वारा कथित शराब घोटाले के आरोपों को खारिज करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये एक्साइज ड्यूटी पिछले वर्ष के मुकाबले 2700 गुना अधिक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक्साइज पॉलिसी के पहले क्वार्टर के अंदर प्रदेश में एडिशनल 262.98 करोड़ रुपया ड्यूटी के तौर पर हमने कलेक्ट करने का काम किया है, जिसके अंदर 74.80 करोड़ रुपया कोविड सेस जो प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया था, उसको ऐड किया गया है और इस बार 27.33 करोड़ रुपया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर प्रदेश के अंदर आया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्टिलरी से निकलने वाली गाड़ियों में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो दूसरे राज्यों का अध्ययन कर रही है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सितंबर के अंत तक सभी डिस्टिलरी में सीसीटीवी लग जाएंगे। सितंबर माह के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर प्रदेश में डिजिटली ट्रैक एंड ट्रेस हम करवा दें। जहां सीसीटीवी कैमरास की बात है, क्योंकि ये मामला हाई पावर परचेज से अप्रूव होकर आया था, उसके बाद आज प्रदेश के अधिकतम 50% से ज़्यादा हमारे बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज के अंदर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं। 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के तमाम हम डिस्टिलरीज को कनेक्ट कर पाएंगे। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दशकों से तहसीलों में रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों को विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त किया है। अगर कोई विभाग 14 दिन तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसे डीम्ड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। वे कल हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जमीनों की रजिस्ट्री के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने रजिस्ट्रियों के कार्य का सरलीकरण किया है ताकि कार्य में पारदर्शिता आए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अप्रैल से जून 2019 की अवधि की तुलना में वर्ष 2020 की इसी अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर 4.6% की गिरावट दर्ज की गई है। विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु कार्यालय द्वारा 1 जनवरी 2020 से सभी पंजीकरण केंद्रों द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी सेवाओं को रोकने या बंद करने के आदेश कभी जारी नहीं किए गए, जबकि कोविड महामारी की शुरुआत से ही सभी चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मेडिको लीगल सेवाओं के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दी जाती रही हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कोरोना महामारी की परिस्थितियों के अनुसार आयोजित कराई जाएंगी। कोविड-19 के चलते स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन समय पर नहीं करवाया जा सका। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशानुसार स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतिम वर्ष की डिग्री के लिए परीक्षाएं करवाना अनिवार्य है। वे विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के सदस्यों द्वारा कोविड-19 के दौरान परीक्षाएं आयोजित करवाने पर एतराज जताने पर जवाब दे रहे थे। देश के 100 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीट और जेईई परीक्षा कराए जाने का समर्थन करते हुए पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है और अब आगे बढ़ने को उत्सुक है। सरकार ने नीट और जेईई परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है और वो इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दायर याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था।
पत्र में कहा गया है कि हमारे युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ लोग इस पर अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पत्र में उम्मीद जताई गई है कि प्रधानमंत्री की सक्षम लीडरशिप में केंद्र सरकार सभी सुरक्षा उपायों और छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए सफलतापूर्वक जेईई और नीट परीक्षा संपन्न कराएगी और 2020-21 का सत्र शुरू होगा। देश के कोने कोने से तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी को नीट और जेईई की परीक्षा के संबंध में एक पत्र लिखा है। हमारा मानना है कि यह परीक्षा अवश्य कराई जानी चाहिए, क्योंकि यह देश की प्रतिभा के साथ जुड़ा हुआ निर्णय है। मेरा यह मानना है कि सभी राज्य सरकारों को सहयोग करना चाहिए और जो भी निर्देश एनटीए के द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुसार परीक्षा में सहयोग करना चाहिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान पोर्टल पर अपनी फसल की जानकारी दर्ज करवा सकें। फतेहाबाद में मार्केटिंग बोर्ड के मंडी सुपरवाइजर कुलदीप कुमार ने बताया कि किसान मार्केट कमेटी और कृषि विभाग के कार्यालय में अपनी फसलों का पंजीकरण दर्ज करवा रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके तहत कृषि यंत्रों में भी किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है और फसल खराब होने पर बीमा क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कहा कि किसान इस पोर्टल पर अपना ब्यौरा दर्ज करवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बहुत से लाभ है। इसमें किसान अपनी फसल ऑनलाइन करा के और इसमें जो बेचने में कोई परेशानी नहीं आएगी और इसमें कृषि यंत्रों में सब्सिडी आसानी से मिल सकती है और बीमा क्लेम में भी आसानी होती है। फसल बीमा क्लेम में और बहुत सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा। हमारे यहाँ मेरी फसल और मेरा ब्यौरा की तारीख पहले 25 अगस्त थी और जो सरकार ने अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी है, इसका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पहले कोरोना महामारी से इतने साधन नहीं चलते थे, किसान शहर में जाते नहीं थे। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। कोविड-19 महामारी के दौरान एनसीसी के करीब 1 लाख कैडेट्स की राष्ट्रीय अभूतपूर्व सेवा की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऐप से एनसीसी कैडेट्स आसानी से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे। बहुत सारी इससे जानकारियां हमारे कैडेट्स को प्राप्त होंगी। तो इस ऐप की लॉन्चिंग के लिए, इस ऐप को बनाने में जो भूमिका रही है, उसके लिए मैं डीजी एनसीसी और उनकी पूरी टीम और इसके साथ साथ मैं सभी कैडेट्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ऋण समाधान ढांचे से कोविड-19 संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे कर्जदारों को टिकाऊ राहत मिलने की उम्मीद है। महामारी की रोक के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही वित्तीय क्षेत्र को सामान्य स्थिति में लौटना चाहिए। शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि किसी भी तरह से ये नहीं मानना चाहिए कि आरबीआई उपायों को जल्द हटा लेगा। Post containment of COVID, a very careful trajectory needs to be followed for orderly unwinding of the various counter-cyclical measures taken by the RBI. The RBI has taken or is taking a long-term view of things and not just thinking about tomorrow. We do think. वरिष्ठ नागरिकों और समाज के विभिन्न लोगों की ओर से अनुरोध मिलने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS ने वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ टेली परामर्श सेवा शुरू की है। पहले ये सेवा केवल दिल्ली NCR के लोगों के लिए उपलब्ध थी। ई सेवाएं सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपलब्ध है। CGHS टेली परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूदा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं। उपयोग में आसानी के लिए इस मंच को लाभार्थियों की आईडी के साथ जोड़ा गया है। विशेषज्ञ ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके मंच पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता है।
जिसके बाद सत्यापन उद्देश्यों के लिए संबंधित लाभार्थियों के पास एक OTP भेजा जाता है। सत्यापन के बाद लाभार्थी सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं, रोगी पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, टोकन के लिए अनुरोध कर सकते हैं और जरूरी होने पर अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, रक्षा क्षेत्र में हुआ नई मानसिकता का जन्म। कोविड-19 के चलते विधानसभा का मौजूदा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। एक दिन के सत्र में कल 12 बिल किए गए पेश। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी की पहली तिमाही में प्राप्त की 27 करोड़ रुपए से अधिक की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। दुष्यंत चौटाला ने कथित शराब घोटाले के आरोपों को किया खारिज। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अब 31 अगस्त तक करवा सकते हैं खरीफ फसलों का पंजीकरण। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।